जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और हम ये भी जानते हैं कि यही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हमें वेव्स के साथ साथ पार्टिकल्स में भी देखने को मिलती हैं। तो अब वहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया जिसका नाम था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसे प्रपोज किया था एक जर्मन फिजिसिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग ने ईयर 1927 में। अब बाय द वे ये होता क्या है, इसे जानने से पहले आपको दो टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी पता होना चाहिए, जिसमें से पहला है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर या फिर बोल सकते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरा है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो इन दोनों के बारे में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे कि कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। अब सबसे पहले आप एक चीज समझो कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं, बट वैसे भी चाहे ये पार्टिकल्स हों या वेव्स हों, इनके अंदर एक चीज तो होगा ही, जो कि है मोमेंटम, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और इस मोमेंटम के अलावा इसके पास एक और चीज होगा, जो कि होगा इसका पोजीशन। अब पोजीशन का मतलब है कि एग्जैक्टली किस जगह पे कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये दावा करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एग्जैक्ट मोमेंटम और उनका एग्जैक्ट पोजीशन दोनों को ही हम कभी भी साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ एक टाइम पे पता नहीं लगा सकते। मतलब कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है और हमें उसका एग्जैक्ट पोजीशन यानी कि उस मोमेंट पे वो एग्जैक्टली किस जगह पे है ये पता लगाएं, तो उस टाइम पे हम उसका एग्जैक्ट मोमेंटम पता नहीं लगा सकते। और सिमिलरली उसका मोमेंटम यानी कि वो उस मोमेंट पे किस मोमेंटम या फिर किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है ये पता लगाएं, तो उस टाइम पे हम उसके एग्जैक्ट पोजीशन को पता नहीं लगा सकते। समझे बात को? तो चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में बात इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है कि हम इलेक्ट्रॉन्स का कभी भी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली पता नहीं लगा सकते। बट इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम फोटोन पार्टिकल्स को यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के जगह पे, क्योंकि ये जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों पे ही अप्लाई होता है, और इन दोनों की डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक लेज़र लाइट को लेते हैं जिसके अंदर फोटोन पार्टिकल्स होते हैं, और इस लेज़र बीम को हम पास कराएंगे एक स्लिट के थ्रू। तो अब जब हम इसे पास कराएंगे तो इसमें एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कि जब तक उस स्लिट का साइज सेम है, यानी कि जब तक इसके बीच में जो गैप है जिसके थ्रू फोटोन पार्टिकल्स पास कर रहे हैं उस गैप का जो साइज है वो फिक्स्ड है, यानी कि वो गैप ना ही बड़ा हो रहा है और ना ही छोटा हो रहा है, तब तक जो फोटोन पार्टिकल्स पास कर रहे हैं इस गैप के थ्रू उनका जो मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट रह रहा है। तो जब तक उस स्लिट के गैप का साइज कांस्टेंट रह रहा है तब तक जो फोटोन पार्टिकल्स पास कर रहे हैं उस गैप के थ्रू उनका मोमेंटम भी कांस्टेंट रह रहा है। यानी कि इस कंडीशन में उन फोटोन पार्टिकल्स के मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, जिसके बदौलत हम उन मूविंग फोटोन पार्टिकल्स का जो मोमेंटम है वो ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो चलो मोमेंटम डिटरमाइन करने का तो तरीका हमें पता लग गया। तो अब नेक्स्ट ये देख लेते हैं कि हम इसका एग्जैक्ट पोजीशन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इन फोटोन पार्टिकल्स का एग्जैक्ट पोजीशन पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कि उस स्लिट के गैप का जो एरिया है जिसके थ्रू फोटोन पार्टिकल्स पास कर रहे हैं उसका एरिया हमें कम करना होगा, या फिर सिंपल भाषा में बोलूं तो उस स्लिट का जो गैप था उस गैप को और पतला करना होगा। अब आप यहाँ पर एक चीज खुद से बताओ कि जब हम उस गैप को छोटा करते जाएंगे तो क्या उसके थ्रू पास होने वाली जो लाइट बीम है वो और छोटी होगी या फिर और ज्यादा फैलेगी? तो यहाँ पर सिंपली कोई भी यही बोलेगा कि वो लाइट बीम छोटी होगी, क्योंकि वो लाइट बीम जिस स्लिट के गैप के थ्रू पास हो रही है वो भी तो छोटा ही हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली लाइट बीम का जो साइज है वो भी तो छोटा ही होगा। राइट? रॉन्ग, उस लाइट बीम का साइज छोटा नहीं होगा। यानी कि जब हम उस स्लिट के गैप के साइज को और ज्यादा पतला करते जाएंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि वो जो लाइट बीम है उसका एरिया छोटा होने के बजाय और ज्यादा फैल रहा होगा।
और बस यही था हमारा एक्सपेरिमेंट। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला? तो जो पहली चीज़ हमें पता चली इस एक्सपेरिमेंट से वो थी कि जब हम उस स्लिट के थ्रू फोटोन पार्टिकल्स को पास करा रहे थे तो जब तक उस स्लिट का गैप का साइज कांस्टेंट था तब तक उसके थ्रू जो फोटोन पार्टिकल्स पास हो रहे थे उनका मोमेंटम भी कांस्टेंट था। बट ये उनका मोमेंटम कांस्टेंट तभी तक था जब तक उस गैप का साइज थोड़ा बड़ा था और कांस्टेंट था, कम ज़्यादा नहीं हो रहा था। ये हो गया हमारा पहला ऑब्जर्वेशन। और फिर इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने ऑब्जर्व की वो थी कि जैसे ही हमने इस स्लिट के गैप का जो एरिया है वो कम करना स्टार्ट किया, यानी कि जब हमने इस स्लिट को और नैरो किया तो इसका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट नहीं रह पाया और हाथ से निकलता हुआ दिखाई दिया। इट मीन्स उसका वैल्यू पता लगाना और ज़्यादा मुश्किल होते गया। अब वैसे एक चीज़ आपको याद होगी कि इस स्लिट के गैप को हम छोटा किस लिए कर रहे थे, ताकि इस फोटोन पार्टिकल का हम एग्जैक्ट पोजीशन पता लगा पाएं, राइट? तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके फोटोन पार्टिकल का पोजीशन पता लगाते लगाते हमारे हाथ से इसका मोमेंटम निकल गया, क्योंकि जैसे जैसे हम उसके गैप को और छोटा करने लगे वैसे वैसे उन फोटोन पार्टिकल्स का मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रह पाया और हाथ से निकलता चला गया। और वहीं अगर हम उसके मोमेंटम को कांस्टेंट रखना चाहते ताकि हम उसे डिटरमाइन कर सकें तो उस फोटोन पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन हम कभी पता नहीं लगा पाते। यानी कि इन सबको एक सिंपल भाषा में बोलूं तो जितना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम किसी भी फोटोन पार्टिकल या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पता लगा पाएंगे उतनी ही कम एक्यूरेसी के साथ हम उस फोटोन पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता लगा पाएंगे। और इन द सेम वे जितना ज़्यादा एक्यूरेटली हम पोजीशन को पता लगा पाएंगे उतने ही कम एक्यूरेसी के साथ हम किसी भी फोटोन पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पता लगा पाएंगे। यानी कि मोमेंटम और पोजीशन में से किसी भी एक की वैल्यू जितनी सर्टेन होगी दूसरे की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा अनसर्टेन होगी। समझ में आई बात? तो चलो अब ये तो हमें पता लग गया कि इन दोनों के बीच में एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी होगी। बट अब इसके थोड़ा और आगे बढ़ें तो एक क्वेश्चन आता है कि ये जो अनसर्टेनिटी होगी किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम के बीच में वो कितनी होगी, यानी कि वो कितना अनसर्टेन होगा, उस अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या होगी। तो बस इसी अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी को हाइजेनबर्ग साहब ने एक इक्वेशन के थ्रू बताया था। तो जो इक्वेशन था वो था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, जिसमें से इस डेल्टा एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल और इस डेल्टा पी एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 4 पाई, जिसमें से पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं 3.14। तो अब बेसिकली ये इक्वेशन हमें ये समझाता है कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा h अपॉन 4 पाई के। या फिर सिंपल भाषा में बोलूं तो जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है और अगर इन्हें हम एक टाइम पे ही डिटरमाइन करने की कोशिश करें तो किसी एक के वैल्यू या फिर दोनों के वैल्यूज में जो अनसर्टेनिटी आएगी वो अनसर्टेनिटी या तो इस वाले वैल्यू के इक्वल होगी या फिर इस वैल्यू यानी कि h अपॉन 4 पाई से ज़्यादा होगी। समझ में आई बात?